बाकू में जो है वर्क परमिट क्या होता है, वर्क परमिट क्या है, टीआरसी क्या है और वो कैसे मिलती है, इसको मैं थोड़ा सा ना अलग से फिर डिस्क्राइब करता हूँ। देखें, अज़रबैजान में वर्क परमिट आपको कैसे मिलता है। जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो आपके पास ई वीज़ा होता है, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट आते हैं, आप कोई और पर्पज, 3 और 4 ऑफर लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड दे आर सेइंग कि सैम भाई ये हमारा लेटर हमें मिल गया है, एजेंट हमारे 7 लाख रुपया मांग रहा है, 10 लाख रुपया दे चुके हैं, 3 लाख रुपया दे चुके हैं। ये इंडिया से भी आ रहे हैं मुझे और पाकिस्तान से भी, ये दोनों मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स ये आ रहे हैं। गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल चल है आप लोगों के गाइस, सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है, जस्ट क्विक टॉपिक है, क्विक वीडियो होने वाली है। उसमें सीन कुछ ऐसे हैं, उसी के तो पैसे हैं। ओके तो चलें गाइस स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मुझे सिंस यस्टरडे आई गॉट लाइक 3 और 4 ऑफर लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड दे आर सेइंग कि सैम भाई ये हमारा लेटर हमें मिल गया है, एजेंट हमारे 7 लाख रुपया मांग रहा है, 10 लाख रुपया दे चुके हैं, 3 लाख रुपया दे चुके हैं। ये इंडिया से भी आ रहे हैं मुझे और पाकिस्तान से भी, ये दोनों मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स ये आ रहे हैं। तो इसको मैं ज़रा एक दफ़ा फिर, मैंने इस पर वीडियो तो बनाई ही है बट एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को इसकी डिटेल दे देता हूँ। देखें गाइस, वर्क परमिट बाकू में जो है वर्क परमिट क्या होता है, वर्क परमिट क्या है, टीआरसी क्या है और वो कैसे मिलती है, इसको मैं थोड़ा सा ना अलग से फिर डिस्क्राइब करता हूँ। देखें, अज़रबैजान में वर्क परमिट आपको कैसे मिलता है। जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो आपके पास ई वीज़ा होता है, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट आते हैं, आप कोई और पर्पज़ के लिए आते हैं, आपको ई वीज़ा ही मिलता है, ठीक है। और जब आप यहाँ आ जाते हैं तो दिन आपकी टीआरसी अप्लाई होती है बिहाफ ऑफ योर जो भी आपका पर्पज़ है उसके, ठीक है। जैसा कि अगर आप स्टूडेंट आते हैं तो स्टूडेंट टीआरसी होगी, वर्क आते हैं तो वर्क टीआरसी होगी, बिज़नेस आते हैं तो बिज़नेस टीआरसी होगी। सो द पॉइंट इज़ दैट कि आप लोग ये चीज़ अपने माइंड में रख लो। तो अज़रबैजान में जो वर्क परमिट है ना, वो आप ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान, जैसे मुझे मैसेज आप लोग कर रहे होते हैं कि जी मुझे 2 साल का वर्क परमिट मिल गया है, मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिल गया है, तो वो इतने पैसे एजेंट मांग रहा है। तो भाई प्लीज़, अगर आप लोगों ने आना ही होता है, पैसे देने से पहले ही वीडियो देख लिया करें कि जिससे आपके पैसे बच जाएं। बाद में फिर आप कह रहे होते हैं कि भाई मेरे पैसे ले लिए, मैं क्या करूं, अभी क्या करूं। तो देखें, पैसे देने के बाद तो फिर कोई सलूशन नहीं बचता ना, अगला बंदा तो आपको थोड़ी ना फिर पैसे वापस करेगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो देख लिया करें अप्लाई करने से पहले, ठीक हो गया। अभी पॉइंट की बात पे आते हैं कि जो वर्क परमिट होता है गाइस, वो आपका यहाँ पे आके लगता है, आपकी टीआरसी यहाँ पे आके लगती है, बनती है, ठीक है। वो उस सूरत में बनती है जब आप कुछ जेन्युइन वर्क परमिट मिले, जेन्युइन, ठीक है। जेन्युइन में बार बार क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बात है मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई दे रहा हो, वो कोई बंदा जानने वाला हो, जेन्युइन जानने वाला, जिसको आप पर्सनली जानते हो, जिसको आपको पता हो कि वो पैसे लेके नहीं भागेगा या कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करेगा, देन आपको वो देगा, ठीक है। बाकी वर्क परमिट शर्मिट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अपने टाइम पैसा ज़ाया करने वाली बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग जब भी कोई भी काम करें उससे पहले थोड़ी सी उसको रिसर्च कर लिया करें बिफ़ोर यू पे, ठीक है। जब आप पे कर लेते हैं फिर बाद में आप लोग क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमने तो पैसे दे दिए, उससे पहले ही थोड़ी आप ऑब्जर्वेशन कर लिया करें, थोड़ी सी अपनी ना रिसर्च कर लिया करें ताकि आपके पैसे बच जाएँ। अच्छा, वर्क परमिट वाला सीन नहीं है। और जो ये फेक लेटर्स आ रहे हैं, अब देखें मेरे भाई, अगर आप लोगों ने वेरीफाई करवाना ही है यार, आपने आप पैसे दे दिए, आप पीछे थोड़ी ना हटेंगे। तो आपका जो लेटर है, ठीक है गाइस, लेटर दुनिया का कोई भी ऑफ़र लेटर हो, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, ईमेल लिखी होती है, ठीक है। जो ये वेरीफाई करवा रही होती है कि भाई आप इस पे कॉल करो, इस पे मैसेज करो, ईमेल करो, देन हम वेरीफाई करेंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, अगर आपको कोई कंपनी या कोई बंदा अगर आपको वर्क परमिट देता है तो भाई उसके ऊपर नंबर लिखा होना चाहिए, नहीं है तो समझ जाओ वो फेक है, सीधा सीधा, ठीक है। अगर है तो कॉल करो, ठीक है। 6-6, 7-7, 10-10 लाख रुपए दे देते हो, 100-100 रुपये की कॉल नहीं हो सकती, फिर बाद में आप लोग रोते हो। तो बेटर ये है, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक इसलिए हो रहा हूँ भाई, ये मैं 5वीं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन असर नहीं हो रहा लोगों को, फिर वही गलती करते हैं, फिर पैसे दे देते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर जी सैम भाई हमारी हेल्प कर दे, हम क्या करें। भाई पैसे ना दो तब तक जब तक आप लोगों का काम नहीं होता, ठीक है। ये बात हो रही है वर्क परमिट की। अगर कोई बंदा जेन्युइन है, आजकल इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट समवन, ठीक है। अगर कोई बंदा जेन्युइन है तो देन यू गिव टू हिम, अदरवाइज ऐसे नहीं, ठीक है। वर्क परमिट शर्मिट तो भूल ही जाओ। अब जो लेटर की बात है, अगर आप लोगों को कोई दे भी रहा है तो उसको वेरीफाई कैसे कराना है, ये मेन पॉइंट आ जाता है। देखें, वो वेरीफाई मैं भी कैसे करवाऊँगा अगर आप लोग मुझे भेजते हो।
तो उसके ऊपर नंबर ही नहीं है, तो हाउ आई विल वेरीफाई। तो बात वेरीफाई करने की है तो मैं भी उसी तरह ही वेरीफाई करूँगा जिस तरह आप खुद अपनी खुद भी तसल्ली कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कि ना जो मैं तसल्ली करूँगा, एक ये जो आप खुद कर सकते हैं। जो इंसान खुद सेटिस्फाइड होता है ना, वो किसी से नहीं होता। तो भाई अगर नंबर नहीं दिया हो तो समझ जाओ फेक है, पैसा ज़ाया मत करो, ठीक है। अब बात आती है वीज़े की। भाई देखो, जो वीज़ा है ना वो 30 डेज़ का वीज़ा होता है, ठीक है। वो वैलिड होता है 3 मंथ के लिए। सो फॉर एग्जांपल आज वीज़ा मिला, आज से 3 महीने पहले आगे लगा लो जो भी डेट बनती है, ठीक है। आज से 3 महीने बाद 16 तारीख को वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाएगा। आपने उसके अंदर ट्रैवल करना है उस वीज़े पे, ठीक है। वो वीज़ा जो है कोई भी ले सकता है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। वो आपका वर्क परमिट नहीं है। सो डोंट फॉरगेट कि वो आपका वर्क परमिट नहीं है, वो सिर्फ आपका वीज़ा एंट्री वीज़ा है जिस पे आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो 3 महीने का वीज़ा है उसके अंदर आप रहेंगे ओनली 1 मंथ। जो उसकी वैलिडिटी है ना वो 3 मंथ्स की है, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है ना वो 3 मंथ्स नहीं है, वो 1 मंथ है। सो इन 3 मंथ्स के अंदर आपने ट्रैवल करना है और 1 मंथ का आपने यहाँ पे स्टे करना है, और उसके अंदर ही आपने TRC अप्लाई करनी है इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द पर्पसेस, जैसा कि मैंने मेंशन किया, बिजनेस, स्टूडेंट, वर्क अगर आपको कोई देता है तो। अदरवाइज़ फिर आप लोग यहाँ से इलीगल हो जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन में ऐड करूँगा एजेंटों के लिए, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान में से बच्चों को इस तरह करके भेज देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, उनको हॉस्टल में ठहरा देते हैं, फिर उनको इलीगल करवा के और ख़ुद ही वो डिपोर्ट करवा देते हैं पुलिस का छापा पड़वा के। तो गाइज़ प्लीज़ इस चीज़ों से बचें, ठीक है। अगर आप आते हैं तो जेन्युइन काम करें, ठीक है। थोड़े से पैसे लगते हैं लेकिन जेन्युइन काम करें जिस पे आप लोग लॉन्ग टाइम चलें, ठीक है। थोड़े के मतलब सस्ते के चक्कर में आप सब कुछ ही घुमा के बैठ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो मेरा बताना मेरा हक था, ठीक है। बाकी प्लीज़ चीज़ों को जब अगर आप सुनते हैं ना तो उस पर अमल भी करें, ठीक हो गया। तो बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें आसान हैं और कोई मसला परेशानी वाली बात भी नहीं है। बाकी ज़ाहिर है इंसान ज़िंदगी में रिस्क के बिना तो कुछ भी नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो रिस्क भी वहाँ पे लेना जहाँ पे आपको चांसेस पता हो, ठीक है। ये नहीं कि बस आंखें बंद करके पैसे दे दिए फिर बाद में रोते रहो जी वर्क परमिट ये वो। भाई वर्क परमिट शर्मिट वाला तो भूल ही जाओ। अगर फ़िलहाल अगर आपको माइंड में बताऊँ ना, सिर्फ 2 ही चीज़ें, बिज़नेस और स्टूडेंट, बिज़नेस और स्टूडेंट, बिज़नेस और स्टूडेंट। ये 3 दफ़ा इसलिए बोला है कि आप लोगों को पता लग जाए, ये वर्क के चक्कर में अपने पैसे ना ज़ाया करो। ज़्यादातर जो ये सीन हो रहा है ना ये इंडिया से हो रहा है। इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है लोगों से, जो लोग मुझे बता रहे हैं। तो इंडिया में ये सब चीज़ें ये ज़्यादा हो रही, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। तो गाइस ये कुछ शॉर्ट सा व्लॉग था जिसमें ये बताना आप लोगों को ज़रूरी था कि वर्क परमिट शर्मिट वाला सीन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन द फ्यूचर अगर हो तो वो कोई मैं नहीं कह सकता। बाकी मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, बताना। अमल आप करें ना करें वो आपका अपना है, बट अमल करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। तो अच्छा, इसमें छोटी सी एक बात और ऐड कर दूँ। ये सुबह की बात है, मैं सो ही रहा था क्योंकि आज वीकेंड था। एंड देन मुझे ना एक बच्चा कॉल करता है कि सैम भाई प्लीज़ अर्जेंट है। मैंने कॉल काट दी, मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हो गया। तो मुझे कहता है सैम भाई हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और हमें ना उन्होंने रात से बैठे हुए तो अभी तक हमारा जो है यूनिवर्सिटी कॉल नहीं उठा रही। तो वो आई डोंट नो कौन थे, मैं उनको नहीं जानता। मैंने उनको यही बोला कि भाई आपके जो कंसल्टेंट हैं आप उनसे कंसल्ट करें, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो सेकेंडली फिर मैं तो थोड़ी देर के लिए फिर सो गया। फिर मुझे दोबारा मैसेज आया तो वो मुझे कहते हैं कि क्या वो चेक करके बता सकते हैं वो लेटर कब तक वैलिड है, वो एक्सपायर तो नहीं हुआ। तो गाइज़ देखें, मैं हर यूनिवर्सिटी का मुझे आइडिया नहीं है, बट उसकी रसम लीग यूनिवर्सिटी थी, रसम लीग यूनिवर्सिटी का लेटर उसको मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 2 तारीख को उसको मिला था 9वें महीने की। तो अभी नवंबर 16 चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि वो लेटर जो है वो एक्सपायर हो गया। उसने मुझे बोला कि लेटर उसका जो है वो एक्सपायर हो गया, तो अभी उस पर उसको ट्रैवल नहीं कर सकते। आई डोंट नो वो अभी अगर इस वीडियो को देख रहा है नहीं देख रहा, वो इधर है नहीं है, उनको वापस भेज दिया। लेकिन जो एक्सेप्टेंस लेटर है उसकी वैलिडिटी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है तो यू हैव टू कम ऑन टाइम, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कोई टाइम नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी टाइम होता है। सो बिफोर यू डू एनीथिंग और प्लान योर टिकट यू हैव टू रीड इट केयरफुली, द एक्सेप्टेंस लेटर जो भी आपको भेजता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, पैसे बचाओ भाई, अपनी ज़िंदगी भी बचाओ। माँ बाप इतनी मुश्किल से भेजते हैं, थोड़ा वो यार कर लो। हर चीज़ थोड़ी ना आपको कोई बताएगा, तो प्लीज़ खुद भी कुछ चीज़ें किया करें, ठीक है गाइस। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, इतने नाते अपटवाद रहें और दुनिया के किसी भी कोने से रहो, खुश रहो, बस चिल करो। बाकी अभी ये कि लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।